वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 8 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है डीप फेक तकनीकी के बारे में। तो अभी देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में एक इनका ये रश्मिका मंदाना जी हैं, ये साउथ की फेमस एक्टर हैं। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसपे इनका वो वीडियो किसी दूसरे का था, लेकिन फेस इनका उस पर लगाया हुआ था। तो ये सब फेस डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा सकता है। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद में इन्हें अपनी जो ही गुस्सा जाहिर करा, नाराज़गी जाहिर करी। तो उसके बाद में ये और हमारे एग्ज़ाम के लिए ये डीप फेक तकनीकी में क्या मतलब काम की चीज़ें हैं। अब आइए देखते हैं ये कार्य कैसे करती है या कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये डीप फेक शब्द एक डीप लर्निंग या फेक शब्दों से मिलकर बना है। डीप लर्निंग और फेक शब्दों से ये मिलकर बना है। डीप फेक के तहत एल्गोरिदम का उपयोग करके नकली वीडियो या अन्य डिजिटल कंटेंट को बनाया जा सकता है। इसमें किसी व्यक्ति की मूल जो वीडियो होती है या उसकी छवि में उस व्यक्ति के चेहरे को किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे से सटीकता से रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसा कि रश्मिका मंदाना जी के वीडियो में हुआ। इस प्रकार नकली बनी वीडियो या छवि से बिल्कुल मूल वीडियो या छवि जैसी दिखाई देने लगती है। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत अधिक वास्तविक लगने वाला डिजिटल फर्जीवाड़ा है, इसलिए इसे डीप फेक नाम दिया गया है। डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग सबसेट है। ये बड़े डेटाबेस से सीखने के लिए मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल कर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। सरल शब्दों में कहें तो डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक विधि है। ये कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की तरह डेटा प्रोसेस करना सिखाती है। देख लेते हैं डीप फेक ये तकनीकी काम कैसे करती है। तो डीप फेक बनाने के लिए बेरियल ऑटो एनकोड नामक एक डीप लर्निंग कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो आमतौर पर चेहरे की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। ऑटो इनकोडर चेहरे से जुड़ी हुई विशेषताओं का पता लगाता है और विजुअल नॉइज एवं चेहरे से संबंधित तत्वों को हटा देता है। यह ऑटो इनकोडर इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध किसी भी इमेज या व्यक्ति के वीडियो से आवश्यक इनपुट जैसे कि चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करते हुए अनेक फेस स्वैप मॉडल बनाता है। डीप फेक डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स का भी उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर शामिल होते हैं। जनरेटर ये नए इमेज बनाने के लिए प्रारंभिक डेटाबेस का संग्रह करता है और डिस्क्रिमिनेटर ये कंटेंट यानी इमेज या वीडियो को मूल जैसा दिखाने के लिए डेटाबेस को आगे उसमें सुधार करता है। अब देख लेते हैं इसके कंसर्न क्या है, यानी डीप फेक से जुड़ी कुछ चुनौतियां। तो इसमें निजता भंग होने का खतरा रहता है। व्यक्ति की जो पर्सनल निजता होती है उसका खतरा रहता है। किसी भी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान की चोरी की जा सकती है और फिर धोखाधड़ी को भी अंजाम दिया जा सकता है। इससे साइबर बुलिंग, कॉपीराइट उल्लंघन आदि का खतरा बना रहता है। इसके मूल व्यक्ति का पता लगाना इसमें कठिन हो जाता है। अब डीप फेक से निपटने के लिए कुछ प्रावधान भी किए हैं। तो इसमें भारत सरकार ने डीप तकनीकी से निपटने के लिए वर्तमान में कोई ऐसे विशेष कानून तो नहीं बनाए हैं, लेकिन कुछ डीप फेक चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ ऐसे कानून हैं जो उससे सहायता करते हैं। इसमें जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66E, इसके तहत कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति की सहमति के बिना या उसके निजी जीवन से संबंधित इमेज को उस व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में कैप्चर या प्रकाशित या प्रसारित करता है तो उसको दंडनीय अपराध माना जाएगा, उसके लिए सजा हो सकती है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 में कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। डीप फेक की चुनौतियों से निपटने के लिए जो कुछ वैश्विक प्रयास, तो इसमें ब्लैक घोषणा पत्र,
इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम सहित 28 देशों ने एआई के से संबंधित जो जोखिमों से निपटने के लिए कुछ प्रयासों का समर्थन किया है। चीन उपयोगकर्ता की सहमति के बिना डीप फेक तैयार करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। गूगल के वाटर मार्किंग जैसे टूल लॉन्च करने की घोषणा की है। ये कृत्रिम रूप से बनाए गए कंटेंट की पहचान करता है। जो गूगल ने वाटर मार्किंग एक गूगल ने अपना टूल बनाया है, वो ये कृत्रिम रूप से जो बनाए गए जो भी वीडियो फोटो होते हैं उनकी पहचान करता है। हमारा अगला आर्टिकल है मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों का जो 5वां सम्मेलन जिनेवा में आयोजित हुआ था उसके बारे में। तो अभी देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो ये मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी यानी पारा को जिनेवा में 2013 में अपनाया गया था। ये मानव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों को बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि थी। इस संधि ने 2017 को लागू हुई थी और भारत ने 2018 में इसको रेटिफाई किया गया था भारत के द्वारा। पारा तंत्रिका तंत्र ये थायराइड, लीवर, फेफड़े, प्रतिरक्षा प्रणाली, आँखों, मसूड़ों और त्वचा पर विषाक्त प्रभाव डाल सकता है। कोप 5 में अपनाए गए कुछ मुख्य निर्णय क्या थे? तो इसमें पहली बार कोप ने पारे की आपूर्ति के स्रोतों और व्यापार को कम करने पर बल दिया था। ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर क्षमताओं को मजबूत करके तथा पारे के यौगिक की वैश्विक आपूर्ति, व्यापार, उत्पादन और उपयोग का गहन अध्ययन करके किया जाएगा। कन्वेंशन के तहत शुरू की गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसमें देशज लोगों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। पारा या पारे के यौगिक से दूषित अवशिष्टों के लिए पारा की सांद्रता की सीमा प्रति किलोग्राम अपशिष्ट में 15 मिलीग्राम निर्धारित की गई है। इस कन्वेंशन के अनुलग्नक ए में संशोधन किया जाएगा। ये संशोधन कुछ प्रकार की बैटरी, स्विच, रिले, फ्लोरोसेंट लैंप और सौंदर्य प्रसाधन में पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। इनके तिथियों को सूचीबद्ध करने के लिए किया जाएगा और जो 2025 तक पॉलीयूरेथेन के उत्पादन, पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कन्वेंशन के अनुलग्नक बी में संशोधन किया जाएगा। अब देख लेते हैं कन्वेंशन के अनुलग्नक। तो अनुलग्नक ए इसमें पारा युक्त उत्पाद शामिल हैं जैसे बैटरियां, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कीटनाशक, बायोसाइट्स आदि। अनुलग्नक बी इसमें ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाएं शामिल हैं जिसमें पारा या पारे के यौगिक का उपयोग किया जाता है। ऐसे पारे का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर पॉलीयूरेथेन का उत्पादन किया जाता है। अनुलग्नक सी इसमें आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। और अनुलग्नक डी इसमें वातावरण में पारा और पारे के यौगिक के उत्सर्जन के स्रोतों की सूची को शामिल किया गया है। अनुलग्नक ई इसमें सब मध्यस्थता और सुलह की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। हमारा अगला आर्टिकल है केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। तो अभी हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति करी गई है, इसीलिए ये आर्टिकल चर्चा में है। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया को भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई है, तो तभी ये चर्चा में है। तो इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। इस आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तक विस्तृत है। इसका उद्देश्य आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना है। किसी भी नागरिक से शिकायत प्राप्त करना और उसकी जांच करना आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 18 के अंतर्गत आता है। किसी भी नागरिक से दूसरी अपील प्राप्त करना और उस पर निर्णय लेना आरटीआई अधिनियम की 2005 की धारा 19 के अंतर्गत आता है। निगरानी और रिपोर्टिंग ये आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 25 के कर्तव्य को निभाता है।
और इसकी संरचना क्या है? तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इनकी पात्रता क्या होती है? तो CIC और SIC के सदस्य कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान का अनुभव वाले सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। इसमें से कोई हो वो इसका हकदार, मतलब इसको इस पे चुना जा सकता है। इसके सदस्य संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए। जैसा भी मामला हो, यह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे या किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं होंगे, कोई व्यवसाय नहीं करेंगे और कोई पेशा नहीं करेंगे जिससे कोई लाभ का पद माना जाता है। इसका ये मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त जैसा भी मामला हो, ये अपने पद पर नियुक्त होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करेंगे। हमारा अगला आर्टिकल है जनजातीय युवा विनियमन कार्यक्रम के बारे में, यानी ट्राइबल्स यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक युवा प्रतिनिधिमंडल जो जनजातीय युवा विनियमन कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, इन्होंने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की है, तभी ये चर्चा में है। तो आप देखते हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से जनजातीय युवाओं के विकास के लिए जनजातीय युवा विनियमन कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके उद्देश्य क्या हैं? तो ये 7 राज्यों में 30 चयनित जिलों के आदिवासी युवाओं को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास और विविधता में एकता की विकास प्रक्रिया को दर्शाने वाले लोगों के सांस्कृतिक, लोकाचार, भाषा, जीवन शैली को समझने के लिए देश के 10 अलग अलग स्थानों पर भ्रमण का अवसर प्रदान करता है। हमारे राष्ट्रीय जीवन का पहलू है ये। आदिवासी युवाओं को देश में विभिन्न राज्यों में हुई तकनीकी और प्रौद्योगिकी प्रगति से अवगत कराना और वहां उपलब्ध विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां, कौशल विकास, शैक्षणिक और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना इसका मेन उद्देश्य है। आदिवासी युवाओं को उनकी समृद्ध पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करना और उन्हें भावी पीढ़ी के लिए इसे संरक्षित करने में सक्षम बनाना। आदिवासी युवाओं को देश के अन्य हिस्सों में अपने सहकर्मी समूहों के साथ भावनात्मक संबंध विकसित करने और उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। प्रतिभागियों को भारत के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल व अन्य VIP स्थानीय समुदायों, पंचायती राज संस्थानों, NYKS युवा क्लबों से जुड़े युवाओं के साथ बातचीत के अवसर प्रदान करना ताकि विकास के मुद्दों को समझा जा सके, मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके, विकास की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। 10 प्रमुख जीवन कौशलों के बारे में उनकी समझ को बढ़ाकर उनके व्यक्तित्व का विकास करना, उनके कौशल विकास को उन्मुख प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना और रोजगार योग्य कौशल भारत सरकार और राज्य सरकार की योजना के माध्यम से उनके वैध कैरियर आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन, कैरियर परामर्श को प्रदान करना आदि इसके उद्देश्य हैं। और उद्योग और कौशल विकास कार्यक्रम के लिए जोखिम प्रदान करना और जो आदिवासी युवाओं को रोजगार के प्रावधान की सुविधा प्रदान कर सकता है। आदिवासी संबंधित केंद्र और राज्य की विकासात्मक योजनाओं पर साहित्य प्रदान करना आदि इसके उद्देश्य हैं। हमारा अगला आर्टिकल है GST माफी योजना के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर मांग आदेशों के खिलाफ एक अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना लेकर आया है। तो देख लेते हैं माफी योजना क्या है। तो ये माफी योजना 31 जनवरी 2024 तक खुली रहेगी। ये उन संस्थाओं के लिए उपलब्ध होगा जो 31 मार्च 2023 तक उससे पहले जो कर अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ अपनी अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ थे, उनके लिए ये खोल दी गई है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो प्रशासनिक त्रुटियों
या उनके अप्रत्याशित परिस्थितियों सहित विभिन्न कार्यक्रमों से अपील दायर करने की समय सीमा से चूक गए थे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक संस्थाओं को मांग का 12.5% पहले ही जमा करना होगा, जो वर्तमान में 10% है। इसका महत्व क्या है? तो ये पहल करदाताओं के बीच बेहतर अनुपालन को बढ़ावा दे सकती है। इस अपील को दाखिल करने के लिए एक निष्पक्ष और उदार दृष्टिकोण कर अधिकारियों के साथ बेहतर सहयोग और विवादों को सुलझाने या कर मामलों को स्पष्ट करने की इच्छा को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त विवादों को अधिक कुशलता से हल करने की अनुमति देकर योजना कानूनी प्रणाली पर बोझ को कम भी कर सकती है। इससे अपील प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और संभावित रूप से आवश्यकताओं को कम करने से करदाताओं और कर प्रशासन दोनों को लाभ होता है। वस्तु एवं सेवा कर क्या है, मतलब जीएसटी क्या है? तो ये एक एकल अप्रत्यक्ष कर है जिससे भारत में उत्पादन शुल्क, वैट, सेवा कर आदि जैसे कई प्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया है। मतलब सारे जो इतने कर थे, वैट, सेवा कर और उत्पाद शुल्क, इनको सबको मिला के एक एकल अप्रत्यक्ष कर बना दिया जाए, जिसको जीएसटी हम बोलते हैं। ये भारत सरकार वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है और इसे जुलाई 2017 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य जो दूर करना, देश में भर में जो उत्पादों की कीमतों को समानता लाना और अस्पष्टता को दूर करना है। हमारा अगला आर्टिकल है भारत प्रशांत समुद्री डोमेन जागरूकता पहल के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल ने कहा है कि भारत प्रशांत समुद्री डोमेन जागरूकता पहल एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित भारत प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। भारत प्रशांत समुद्री डोमेन जागरूकता के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी घोषणा टोक्यो में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में 2022 में की गई थी। इसकी घोषणा डाक शिपिंग को ट्रैक करने और साझेदारों के जल में वास्तविक समय की गतिविधियों तेज, व्यापक और अधिक सटीक समुद्री तस्वीरें बनाने के लिए की गई थी, जिसमें भारत प्रशांत में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों, प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिणी पूर्वी एशिया और IOR यानी हिंद महासागर क्षेत्र को एकीकृत किया गया था। IPMDA का उद्देश्य क्या है? तो ये भारत प्रशांत क्षेत्र समुद्र में समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाने और इसके महत्वपूर्ण जलमार्गों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण पहल है। ये दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद महासागर क्षेत्र और प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों को उनकी समुद्री क्षेत्रों में होने वाली जो गतिविधियां हैं उनके बारे में वास्तविक समय की जानकारी को प्रदान करेगा। इसमें वाणिज्यिक उपग्रह, रेडियो आवृत्ति डेटा संग्रह जैसी नवीन तकनीकी का भी उपयोग किया जाएगा। अब देख लेते हैं क्वाड क्या है। तो क्वाड, इसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें 4 देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध, समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना है। इसे समुद्री लोकतंत्रों का गठबंधन भी माना जाता है और इस मंच का रखरखाव सभी समुदायों, देशों की बैठकों, अर्धनियमित शिखर सम्मेलनों, सूचना का आदान प्रदान और सैन्य अभ्यासों द्वारा किया जाता है। अब देख लेते हैं क्वाड का गठन कब किया गया था। तो क्वाड का गठन 2007 में इसकी स्थापना के बाद 4 सदस्य देशों के प्रतिनिधि ने समय समय पर मिलते रहे हैं। 2007 में क्वाड के गठन का विचार रखने वाले पहले व्यक्ति जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। वास्तव में इसकी उत्पत्ति का पता मालाबार अभ्यास के विकास और 2004 की सुनामी से लगाया जा सकता है, जब भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए राहत बचाव अभियान चलाया था और बाद में इसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए थे। हमारा अगला आर्टिकल है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो आइए देखते हैं। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी है इनकी इम्पेरेटर अलेक्जेंडर III से इसको बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये बोरेई श्रेणी की एक नई पनडुब्बी है।
इस मिसाइल की लंबाई 12 मीटर है और इसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक है। बोरेई के श्रेणी की पनडुब्बियाँ हाइड्रोडायनेमिक ढांचे से लैस होती हैं। इसके चलते ये कम से कम शोर करते हुए समुद्र में आगे बढ़ जाती हैं। इसलिए इन पनडुब्बियों का एकास्टिक सिग्नेचर काफ़ी कम होता है। किसी जलयान या पनडुब्बी द्वारा पैदा होने वाले जो शोर को उसका एकॉस्टिक सिग्नेचर कहते हैं। आईसीबीएम की मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। ये परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम होती है। उत्तर कोरिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, भारत और इजराइल के पास लैंड बेस्ड आईसीबीएम तकनीकी वाली ये जो परमाणु हथियारों इसके पास हैं। अग्नि 5 ये भारत की आईसीबीएम श्रेणी की एक मिसाइल है। इसका विकास एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है लीड अहेड के बारे में, एक पहल की गई है उसके बारे में। तो लीड अहेड का फुल फॉर्म होता है लॉन्च पैड फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स टूवर्ड्स एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड पॉइनरिंग यानी अहेड। तो अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ये टेक स्टार्टअप्स के चयन के लिए शुरू की गई एक पहल, अखिल भारतीय पहल है। इसका उद्देश्य टेक स्टार्टअप्स को उच्च गुणवत्ता युक्त मार्गदर्शन प्रदान करना, उसके लिए निवेश सुनिश्चित करना और उनके वैश्विक पहुंच को सुलभ बनाना है। लीड अहेड को वस्तुतः विकास एवं समृद्धि के आरंभिक चरण वाले टेक स्टार्टअप्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल को संयुक्त रूप से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एवं द इंडस एंटरप्रेन्योर्स और निवेशक के समूह के द्वारा शुरू किया गया था। इसका महत्व क्या है? तो यह स्टार्टअप्स को बाजार के लिए उपयुक्त उत्पाद बनाने और अपने ग्राहक की पहचान करने, व्यवसाय को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाने, व्यापार नियमों का पालन करने, बेहतर कार्यबल को नियुक्त करने और धन जुटाने में को सक्षम बनाएगा। STPI के बारे में देख लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MIT के अधीन एक प्रमुख विज्ञान तकनीकी संगठन है। ये सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए टेक स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने का काम करता है। हमारा अगला आर्टिकल है कृषि 24x7 के बारे में। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने गूगल और एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। यह कृषि से जुड़े न्यूज आर्टिकल्स पर स्वतः नज़र रखने एवं उनका विश्लेषण करने वाला एक AI आधारित पहल तकनीकी है। इसके लाभ क्या होंगे? तो ये अलग अलग भाषाओं में छपे न्यूज आर्टिकल्स को स्कैन कर उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर सकता है। ये न्यूज आर्टिकल्स में प्रकाशित आवश्यक जानकारी जुटाता है ताकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को ऑनलाइन प्रकाशित होने वाली प्रासंगिक घटनाओं की समय समय पर जानकारी प्राप्त हो जाए। इसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना, उनके लिए तुरंत कार्रवाई करने में मदद करना आदि है। हमारा अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की प्रणाली के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो AOI ये भारतीय विधिक प्रणाली में वकील अधिवक्ता की अलग श्रेणी होती है। वे सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत होते हैं और उसमें वादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही अधिकृत किए जाते हैं। अधिवक्ता अधिनियम के तहत 2 प्रकार के अधिवक्ताओं का प्रावधान किया गया है। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 145 के द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शीर्ष न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए AOI प्रणाली का प्रावधान किया है। सुप्रीम कोर्ट की नियमावली 2013 में AOR के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। ये केवल AOR ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई भी केस या दस्तावेज दाखिल करने के लिए पात्र होते हैं। कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी AOR के बिना सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होने का हकदार नहीं होता है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय में AOR संबंधित प्रावधान नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल है जो सुर्खियों में रहा स्थल है आज का जो 8 तारीख का जो सुर्खियों में रहा स्थल, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो आज का हमारा है प्लेस तंजानिया, इसकी राजधानी डोडोमा है।
अब देखते हैं, अभी IIT मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। तो अभी ये चर्चा में, तो इसकी देख लेते हैं। तो इसकी राजनीतिक सीमाएं, तो ये पूर्वी अफ्रीकी देश है, यानी ये अफ्रीका का अगर मैप मान लो इसे बना दिया, तो ये पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी सीमा पूर्व में हिंद महासागर से लगती है। ये भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसकी सीमाओं में उत्तर में युगांडा और केन्या, इसमें युगांडा ये है और केन्या ये उत्तर में लगते हैं। और दक्षिण में ये मोजाम्बिक और जाम्बिया, ये दक्षिण में मोजाम्बिक और जाम्बिया लगते हैं। ये मोजाम्बिक है, ये जाम्बिया है। और पश्चिम में बुरुंडी तथा रवांडा से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसमें बुरुंडी और रवांडा और बुरुंडी ये पश्चिम में इसकी सीमाएं लगती हैं। और ये इंडियन ओशियन से अपनी उत्तर पूर्व में सीमा साझा करता है। इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं, तो इसका उच्चतम बिंदु माउंट किलिमंजारो है, ये ज्वालामुखी भी है। और यहाँ प्रमुख नदियों में कांगो नदी, रुफीजी नदी और रुबुमा नदी यहाँ पर बहती हैं, ये देखो। और यहाँ पर विक्टोरिया, बड़ी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, ये विक्टोरिया झील है। यहाँ पर टंगनिका झील है, और इसके जो उत्तर में विक्टोरिया झील है, और ये इसके पश्चिम में टंगनिका झील है। और मलावी झील, अर्थात इसको न्यास झील भी कहते हैं, ये भी यहाँ पर है। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट का कुछ हिस्सा तंजानिया से होकर गुजरता है। इसके कारण इसे तीव्र कगार और ज्वालामुखी संरचनाएं यहाँ पर निर्मित होती हैं। तो हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।